हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है कैट ज्ञान के चैनल पर। हम लोग यहाँ पर जो सीटेट फर्स्ट पेपर की मैथ्स है उसको पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम तक। देखिए, नंबर सिस्टम हमारा पूरा नहीं हुआ था, आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कहाँ तक करा दिया था। मैंने आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताया था। ठीक है, नंबर्स में टाइप्स ऑफ नंबर हो चुका था, फिर डेसिमल एक्सपेंशन भी मैंने आप लोगों को कराया था। इसके बाद हम चल रहे थे कन्वर्जन पर। कन्वर्जन, कन्वर्ट करना मीन्स किसी भी डेसिमल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना। ये हमारा टॉपिक चल रहा था। देखिए, जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं बच्चों, वो 2 टाइप्स के मैंने आपको बताए थे। एक था टर्मिनेटिंग और एक था नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा रैशनल होता है। जो ये टर्मिनेटिंग होगा बच्चों, ये हमेशा कैसा होगा? रैशनल होगा। हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मैंने बोला 0.125, 0.125 मुझे इसको चेंज करना है 125। तो हम लोग कैसे इसको चेंज करेंगे? इसके नीचे एक कंसिडर कर लेंगे एक। अब रही बात ये कि कुछ टीचर्स और कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि दशमलव के नीचे एक मान लेते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि हम दशमलव के नीचे एक मानते हैं, हम इस पूरे नंबर के नीचे एक मान लेते हैं और फिर हमसे कहा जाता है कि जितने दशमलव के बाद अंक है उतनी जीरो लगा दो। ये बिल्कुल सही बात बोली जाती है और ये दशमलव यहाँ से उड़ जाता है। तो बच्चों, ये दिक्कत है कि दशमलव उड़ जाता है। उड़ने का मतलब क्या है? अब उड़ने के पीछे तो लॉजिक ये होगा कि ये दशमलव यहाँ से हटकर या तो फिर हवा में मिल गया, या फिर ये मोटा होकर नीचे जीरो बन गया, या फिर ये दशमलव गया कहाँ? तो एक्चुअली में दशमलव हम जितनी जीरो लगाएंगे उतने ही डिजिट राइट हैंड साइड में चला जाता है, तो ये दशमलव लास्ट में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 125 अपॉन 1000, 1000। अभी हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज हो चुका है। ये बात मैं आप लोगों को पिछली क्लास में भी बता चुका था, दोबारा रिवाइज कराता हूँ। बहुत ही काम की बात है ये। देखिए, मैंने इसके नीचे एक माना क्योंकि हर एक नंबर के नीचे अगर कोई एक नंबर है और उसमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम एक कंसीडर कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि कुछ बातें याद रखनी होती है। कैसे? जैसे 125, लास्ट में कुछ नहीं तो दशमलव, शुरू में कुछ नहीं तो जीरो और नीचे कुछ नहीं तो एक। ये बातें हम मान सकते हैं, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, ये बात याद रखनी है आपको बच्चों कि अगर मैंने यहाँ पर एक जीरो लगाई तो दशमलव एक अंक आगे जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर एक जीरो और लगाई तो दशमलव एक अंक और आगे जाएगी। और अगर मैंने यहाँ पर एक जीरो और लगाई तो दशमलव एक अंक और आगे जाएगी। मतलब मैं जितनी भी यहाँ पर जीरो लगाऊंगा दशमलव डेसिमल उतने ही आगे बढ़ती चली जाएगी। ये बात याद रखनी है आपने। ऐसा होता क्यों है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा होता क्यों है, हम नीचे जीरो क्यों लगाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, 0.125 अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, मैंने इसकी मल्टीप्लाई की 100 से, तो बच्चों आप लोगों को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना तो सब आता ही है। तो हम लोग कैसे करते हैं इसकी मल्टीप्लाई? हम थोड़ी देर के लिए दशमलव को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ 125 की मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। तो 125 और 00 और फिर उस तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव को लगा देते हैं। कितने अंकों के बाद? 3 अंकों के। तो ये यहाँ आ जाएगा। तो मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा 12.5।
तो यहाँ से आप क्या समझे कि ये दशमलव हमारी 2 अंक आगे चली गई, 2 अंक आगे, ये यहाँ पर आ गई 12.5। मीन्स मल्टीप्लाई करने से अगर 0 है तो मल्टीप्लाई करने से डेसिमल आगे बढ़ती है। इसको आप ऐसे याद रखोगे कि DLMR, ये याद रखना है आपने, DLMR। डिवाइड करते हैं तो जो हमारी दशमलव है वो लेफ्ट की तरफ जाती है, और मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दशमलव है वो राइट की तरफ जाती है। ये है DLMR, ये बात आपको याद रखनी है। मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई की तो दशमलव राइट हैंड की तरफ चली गई, कितने डिजिट, 2 डिजिट। तो बच्चों यही कहानी बिल्कुल सेम जो मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ उसमें मैं करता हूँ। कैसे, देखो ध्यान से समझ लेना, लॉजिक काफ़ी अच्छा है, बहुत आसान है। इस दशमलव को लास्ट में लाना है, तो लास्ट में लाने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मैथ्स का ये रूल है कि जिससे मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड भी करो। मैंने 1000 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होने पर मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया 125, और नीचे क्या रहा, नीचे रहा 1000। ऐसे होता है ये कन्वर्जन। वैसे आप लोग बस इतना याद रखो कि 0.125 नीचे 1 माना, जितने अंक है उतनी 0 लगा दी और दशमलव को हटा दिया, बस ये याद रखना है आपने। आप इतना भी याद रख लोगे तो सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह के मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए एग्जाम्पल, मैंने बोला कि 1.37, इसके नीचे 1 माना, दशमलव हटाई और 2 0 लगा दी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 137 और अपॉन 100, ये आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चन करता हूँ, और भी इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। देखिए मैंने बोला कि 4.25, आपने बोला इसके नीचे मान लीजिए 1 और दशमलव हटाकर लगा दीजिए 2 0। 1 मानकर दशमलव हटाई और कितनी 0 लगा दी मैंने, 2 0। तो ये हो जाएगा 4 2 5 लिखना है यहाँ पर, अपॉन 100, ये हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, कैंसिल करने पर 25 चौक 100, 25 से कम 25 और 17 25 7 175, तो ये कितना बन जाएगा, 4 सही 1/4। तो बच्चों डिपेंड करता है कि हमारे ऑप्शन किस फॉर्म में है। हमारे ऑप्शन इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये वैसे मैं आप लोगों को भिन्न में बताऊंगा। ये हमारी कैसी भिन्न है, ऑड फ्रैक्शन है, ये ऑड फ्रैक्शन। तो हमारा ऑप्शन ऑड फ्रैक्शन में भी हो सकता है, या बच्चों हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये मैं आपको बाद में जब हमारा ये टॉपिक चलेगा फ्रैक्शन वाला तब मैं आपको बताऊंगा। ऑड फ्रैक्शन भी कहते हैं हम इसको, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। और बच्चों ये क्या है, ये है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन ये है। तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शन किस फॉर्म में है, मिश्र भिन्न में है या विषम भिन्न में है। तो इन चीज़ों के बारे में आपने ज़्यादा सोचना नहीं है कि मिश्र भिन्न विषम भिन्न, मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाऊंगा बाद में। अब इस बात को समझ लीजिए कि अगर मेरे ऑप्शन मिश्र भिन्न में है तो मेरे लिए और भी एक आसान तरीका है। क्या है वो आसान तरीका, मैं लिखूंगा 4.25, मैं इसको लिख लूंगा यहाँ पर 4 + 0.25, और मैं सिर्फ इस 0.25 को चेंज कर दूंगा, इसके नीचे 1 मानकर 100, तो ये कितना आ जाएगा, 25 से कम 25 और चौक 100। तो बच्चों ये बन जाएगा 4 सही 1/4। बिल्कुल शॉर्ट में आंसर आ गया, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अब एक छोटी सी बात और मैं आपको समझा दूं, हालांकि ये बातें ऐसी हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ इस चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बातें जब फ्रैक्शन नाम का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे 1/2 प्लस 1/3 ऐड करना होता है, तो मैं 2 और 3 का एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, और सॉरी 6 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 6। एलसीएम लिया मैंने 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों ये बन जाएगा 5/6। ये है, ये तरीका है। वैसे मैं आपको ये तरीके बाद में भी सिखाने वाला हूँ और भी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, लेकिन बहुत ही आसान सी बात क्या है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज 2 + 1/3 मैं करना चाहता हूँ, मुझे इसके नीचे 1 कंसीडर करना होगा। मैं बोलूँगा 1 का और 3 का एलसीएम ले लो, आपने बोला 3 आया, मैंने बोला 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1, तो बच्चों 6 और 1 7, और 7/3। अब इसको अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूँगा तो 3 दूनी 6, 2 से ही 1/3। इसको मैंने लिख दिया मिक्स फ्रैक्शन में। थोड़ा सा और सही करके लिख देता हूँ मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए मैंने इसको लिखा 2 से ही 1/3। अब ध्यान से समझना, 2 + 1/3 था, 2 + 1/3 था, और इसको मैं क्या लिख रहा हूँ 2 से ही 1/3। मैं यही तो समझाना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन ट्रिक्स होती हैं। जैसे कभी आपको लिखा मिलता है 4 + 1/4, तो ज़्यादा मत सोचो, 4 and 1/4, 4 से 1/4 लिख दो। आपको लिखा मिलता है 3 + 2/5, तो आप इसको क्या लिख देंगे 3 से ही 2/5 ऐसे। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा लिखा मिलता है कि 1/2 + 2/7, तब आप इसको ऐसे लिखने की कोशिश करोगे कि 1/2 और 2/7, ये आप गलत कर रहे हो। ऐसा हम कब लिख सकते हैं? ऐसा हम तब लिख सकते हैं जब इनमें एक होल नंबर हो। एक क्या हो? होल नंबर। होल नंबर मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, और जिसको ये नहीं पता कि होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रियल नंबर्स क्या है, उनको चाहिए कि वो लास्ट वीडियो ज़रूर देख ले। और ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसे जब हम फ्रैक्शन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो आपकी कैलकुलेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, और मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो खैर, हम लोग जिस बात पर चल रहे थे वापस उसी पर आ जाते हैं। मैंने आपको सिखाया था चेंज करना, कन्वर्ट करना p/q की फॉर्म में, और कन्वर्ट करना किसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। और हम अपना आंसर आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे ऑप्शन पर, कि हमारा ऑप्शन ऑड फ्रैक्शन की फॉर्म में है या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है, किस फॉर्म में हमारा आंसर है। हमारा आंसर जिस भी, हमारे ऑप्शंस जिस भी फॉर्म में होंगे, हम उसी फॉर्म के अकॉर्डिंगली चलेंगे। मतलब मैंने आपको क्या बोला है कि अगर हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम ऐसे जाएं तो ज़्यादा आसान होता है, कैलकुलेशन बच जाती है, हमारा टाइम बच जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और, 5.24, मैं इसको लिखूंगा 5 + 0.24, इसके नीचे 1 मानकर 0, इसको कैंसिल कर दूंगा मैं, 4 से 6 आएगा, यहाँ 25 आएगा, तो ये बन गया 5 से ही 6/25। बस 5 से ही 6/25, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग पर। इसको जरा ध्यान से देखना भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे। कौन कौन से हैं वो 2 टाइप्स? एक तो था रीअकरिंग, और एक था नॉन रीअकरिंग। नॉन रीअकरिंग,
जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग था, हम इसको चेंज नहीं कर सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्योंकि ये तो इरेशनल नंबर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम चेंज किसको कर सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं रिकरिंग वाले को। रिकरिंग वाला एक्चुअली होता कैसा है, 0.3333 ये ऐसा होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना इसको। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। 0.888 इस तरीके से अगर क्वेश्चन आया तो एक ही बात हुई ना, 0.3 का हो या 0.8 के ऊपर बार, क्वेश्चन तो एक ही टाइप का हो गया, सेम टाइप है। बच्चों ये क्वेश्चन DSSB में तो आ चुका है और अभी CTET में आने की भी पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन DSSB के PRT एग्जाम में आ चुका है। और जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे लेवल बढ़ता है, और जब लेवल बढ़ता है तो ये चीज़ें अब आपको CTET में देखने को मिलेंगी। इसके लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं इसका कन्वर्जन आपको सिखाने लगूं तो बच्चों इसके लिए पूरा 1-1.5 पेज भर जाता है, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ आसान तरीका बताऊंगा, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक। आपने कुछ बातें याद रखनी है। कौन कौन सी बातें, देखो, पूरी संख्या में से, पूरी संख्या में से बिना बार, पूरी संख्या में से बिना बार की संख्या घटाओ। बिना बार की संख्या घटाओ। पूरी संख्या में से बिना बार की संख्या घटाओ। अब वो जो बिना बार की है बच्चों, बिना बार, जिस पर बार ना हो, वो जो बिना बार की है वो दशमलव से पहले भी हो सकती है या बाद में भी हो सकती है। हम इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने तो बस पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या को घटा देना है, इतना याद रखना है। फिर इसके बाद क्या याद रखना है, हर मतलब डेनोमिनेटर में उतने नो जितने अंकों पर बार, जितने अंकों पर बार, हर में उतने नो जितने अंकों पर बार, उतनी जीरो जितने अंकों पर बार नहीं, बस। लेकिन क्या मैंने क्या बोला है, हर में उतने नो जितने अंकों पर बार और उतनी जीरो जितने अंकों पर बार नहीं। लेकिन ये बात हम सिर्फ दशमलव के बाद ही देखेंगे। किसके बाद देखेंगे, दशमलव के बाद। और ये वाली बात हम दशमलव के बाद भी देख सकते हैं, दशमलव से पहले भी देख सकते हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्या बातें हैं, पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटाओ, चाहे वो दशमलव से पहले हो या दशमलव के बाद हो। इसके बाद हमने क्या करना है, हर में उतने नो जितने अंकों पर बार है और उतनी जीरो जितने अंकों पर बार नहीं है। इसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, 0.83 के ऊपर बार। मैंने यहाँ बच्चों जो बार लगाया है सिर्फ 3 के ऊपर लगाया, तो इसका आंसर क्या होगा, पूरी संख्या लिखो 83, पूरी संख्या लिखो 83। इसमें से माइनस करो बिना बार वाली, चाहे वो दशमलव से पहले हो या दशमलव के बाद हो। तो कौन है, सिर्फ 8 है।
आप इस दशमलव को और बार को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। पूरी संख्या लिखी मैंने 83 और इसमें से वो घटाया जिस पर बार नहीं है। इसके बाद हर में उतने 9 जितने अंकों पर बार है। कितने अंकों पर बार है? सिर्फ एक अंक पर, तो एक बार 9। कितने पर बार नहीं है ये हम दशमलव के बाद देखेंगे। एक पर नहीं है, 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 75/90। 15 पंजे 75, 15 छिंग 90, आंसर आएगा 5/6। ये हमारा आंसर आ गया। बस ये बात याद रखनी है कि पूरी संख्या में से वो घटा देना है जिस पर बार नहीं है, चाहे वो दशमलव से पहले हो या दशमलव के बाद हो, और उतने 9 लगाने हैं जितने अंकों पर बार है, उतनी 0 लगाने जितने अंकों पर बार नहीं है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल देख देख कर। 1.234 और 34 पर बार है। हम लिखेंगे इसको 1 2 3 4 पूरी संख्या, और इसमें से वो घटा दो जिस पर बार नहीं है, चाहे वो दशमलव से पहले हो या दशमलव के बाद हो। आप कहोगे सर 1.2 है, मैं बोलूँगा दशमलव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। चलिए इसके बाद अपोन में कितने अंकों पर बार है? 2 अंकों पर बार है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 बार 9। कितनों पर बार नहीं है? 1 पर बार नहीं है। देखो 1 पर नहीं है, आप ये मत कहना सर इस पर भी तो नहीं है, मैं बोलूँगा भैया ये दशमलव से पहले है। ये कहाँ पर है? ये दशमलव से पहले है, दशमलव के बाद देखना है हमने। जब हम डेनोमिनेटर में आते हैं तो सिर्फ दशमलव के बाद देखते हैं, लेकिन जब हम न्यूमरेटर में माइनस कर रहे होते हैं तब हम पूरी संख्या देखते हैं, चाहे वो दशमलव से पहले हो या दशमलव के बाद हो। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1 2 2 2 अपॉन 9 9 0, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा देखते हैं। 6 1 1 4 9 और 5, ये आया। क्या ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब अगर हमारा आंसर मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं, बस आप पूरी वीडियो देखते रहिए, आपको हर तरह का सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत बेसिक लेवल से मिलेगा। देखिए नेक्स्ट, अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला है, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है वो था 1.234 के ऊपर बार। तो भाई ये हो जाएगा 1 2 3 4, हम इसमें से माइनस कर देंगे 12। ये तरीका है, लेकिन इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या ऑड फ्रैक्शन में आएगा। तो बच्चों अगर मुझे चाहिए मिक्स फ्रैक्शन तो मैं लिखूंगा 1 + 0.234 और इसके ऊपर बार। तो ये क्या बन जाएगा? 1 + पूरी संख्या लिखिए 234, इसमें से वो माइनस कीजिए जिस पर बार नहीं है, और फिर नीचे 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9 और 1 पर नहीं है तो 1 बार 0। तो ये कितना बन जाएगा? 1 + 232 अपॉन 990। सिंप्लीफाई करो, 116 495। तो ये कितना बन जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1 and 116 अपॉन 495। ये तरीका है। और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल DSSB में आया था ये। अब आप इसको देख लो, ये कितना आसान है। पूरी संख्या लिखिए 8, इसमें से वो माइनस कीजिए जिस पर बार नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ तो सिर्फ 0 है, 0 पर ही बार नहीं है। इसके बाद अपॉन में लिख लीजिए आप कितने अंकों पर बार है? 1 पर। और कितनों पर बार नहीं है? ऐसा कोई है ही नहीं यहाँ जिस पर बार ना हो। आप कहोगे सर 0 है, तो मैं बोलूँगा भाई वो डेसिमल से पहले है। आपको जो मैंने रूल लिखवाया उस रूल को देख लीजिए आप एक बार। तो ये कितना बन जाएगा? ये आ जाएगा 8/9। जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। आप 1 सेकंड में आंसर बता देंगे। फिर 0.37 के ऊपर बार आप बोलेंगे, आप यहां पर लिखेंगे 37 - 0 अपॉन 99।
तो ये कितना बन जाएगा 37 और 99, ये हो जाएगा। ये था बच्चों हमारा कन्वर्जन। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को क्या पढ़ा चुका हूँ, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। मैं आप लोगों को नेचुरल नंबर पढ़ा चुका हूँ, है ना, होल नंबर्स पढ़ा चुका हूँ, इंटीजर्स, रियल नंबर, इसमें रैशनल पढ़ा चुका हूँ, इरैशनल पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना सिखा चुका हूँ। इतना मैं आप लोगों को अब तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना। अब एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि पाई क्या है, पाई क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, पाई क्या है। और इसके 4 ऑप्शन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन पाई परिमेय है, पाई परिमेय है। दूसरा ऑप्शन पाई अपरिमेय है। तीसरा ऑप्शन पाई बोथ है, परिमेय और अपरिमेय। और फोर्थ ऑप्शन पाई कुछ भी नहीं है। ये सवाल है, पाई के बारे में डिस्कशन करना है। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए पाई क्या है। पाई ऑप्शन में आया रैशनल, दूसरा ऑप्शन आया इरैशनल, तीसरा आया बोथ और फोर्थ आया नन। ये है। ठीक है, अब बात को समझना। आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम बचपन से जानते हैं कि पाई की जो वैल्यू है वो होती है 22/7 और इसको अगर मैं डेसिमल में चेंज कर दूं तो ये होगी 3.14 और 14। अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करूं 2857, इसके ऊपर बार लग जाएगा। ये है पाई की वैल्यू। मतलब पाई की वैल्यू नहीं है ये 22/7 22/7 को अगर मैं p/q की फॉर्म में चेंज करूं तो ये वैल्यू मुझे मिल जाती है। और इसी को बच्चों मैं शॉर्ट में बोल देता हूं 3.14। ये देख लीजिए, ये मैंने पाई के बारे में लिख दिया। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पाई क्या है, पाई रैशनल है या इरैशनल है। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए ये पाई है, ये 22/7 है, ये 3.142857 के ऊपर बार है और ये 3.14 है, जो कि हम इसको अप्रोक्सीमेशन में यहाँ यूज कर लेते हैं। तो बच्चों ये तो है रैशनल। क्यों है रैशनल? क्योंकि एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेट हो रहा है। ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेट हो रहा है। और बच्चों ये भी है रैशनल क्योंकि ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट होगा। रिपीट क्यों होगा? क्योंकि यहां पर बार लगा है। और बच्चों ये भी है रैशनल। ये रैशनल क्यों है? क्योंकि ये p/q की फॉर्म में ऑलरेडी है। ये p/q की फॉर्म में ऑलरेडी है। अब हम बात करते हैं पाई की। तो बच्चों पाई हुआ इरैशनल। अब देख लीजिए, अगर एग्जाम में कभी भी 22/7 लिखा आता है तो आप बोल देंगे रैशनल है। 3.142857 लिखा आता है तो भी आप बोल देंगे रैशनल है। 3.14 है तो भी रैशनल है। लेकिन अगर पाई है तो इरैशनल है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पाई इरैशनल है? ये मैं आपको समझा देता हूं। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पाई इरैशनल क्यों है। जब मैंने आपको डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ाया बच्चों, तो डेसिमल एक्सपेंशन में मैंने आपको 2 एक्सपेंशन बताए, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। और जब नॉन टर्मिनेटिंग बताया इसमें भी 2 बताए, एक रीअक्रिंग एक नॉन रीअक्रिंग। रीअक्रिंग मीन्स रिपीट होना और नॉन रीअक्रिंग मीन्स रिपीट ना होना। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअक्रिंग होगा वो इरैशनल होगा। तो इस बात से इसका क्या लेना देना है
पूरा पूरा लेना देना है, समझ लीजिए। जब हमने पाई की वैल्यू निकाली, अलग अलग मैथमेटिशियन ने अलग अलग तरीके से पाई की वैल्यूज निकाली, ठीक है। और कुछ मैथमेटिशियंस ऐसे हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा नाम लिया जाता है, जिनको फादर ऑफ पाई वगैरह भी, जैसे मान लीजिए इंडियन फादर किसको कहा जाता है, डॉक्टर रामानुजन। जैसे मान लीजिए डॉक्टर रामानुजन है, तो डॉक्टर रामानुजन को क्या कहा जाता है, इंडियन फादर ऑफ पाई, क्योंकि उन्होंने कहा जाता है कि पाई के ऊपर अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा रिसर्च किसी ने किया तो रामानुजन ने किया। एक नाम आता है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने भी पाई के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया। और बच्चों, जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उन्होंने भी पाई पर काफ़ी रिसर्च किया और उन्होंने पाई की जो वैल्यू निकाली आफ्टर डेसिमल, जैसे यहाँ आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है, 2, उन्होंने आफ्टर डेसिमल 2.4 ट्रिलियंस तक पाई की वैल्यू कैलकुलेट की। अब देख लीजिए 2.4 ट्रिलियंस कितना बड़ा अमाउंट होता है, 2.4 ट्रिलियंस। आप इस पर 11 जीरो लगा लीजिए। दशमलव के बाद इतने डिजिट्स तक हमारे मॉडर्न कंप्यूटर पहुंच चुके थे, और फिर भी कंडीशन क्या आ रही थी, कंडीशन आ रही थी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो नॉन टर्मिनेटिंग था और नॉन रीअकरिंग था। तो हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उन्होंने बोला भाई हम हार गए, पाई की जो वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग है, तो इसीलिए पाई इरेशनल है। तो बिल्कुल ही लॉजिक एकदम चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, हम तो पाई ये पढ़ते हैं, हम तो पाई को ये पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं, और आप बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग है। ये कैसी बात हो गई, समझाता हूं। पाई की जो वैल्यू होती है वो किस टाइप की होती है, पाई की वैल्यू होती है ऐसे 3.1415926535 एंड सो ऑन, इस तरह की होती है। आप अपना मोबाइल खोलिए, कैलकुलेटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, वहां पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रीअकरिंग होगी। तो ये इरेशनल है। फिर ये क्या है, ये क्या है फिर, जब ये है पाई की वैल्यू तो ये क्या है, ये भी समझाता हूं मैं आप लोगों को। अगर हम कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं और शूज पर लिखा है, कि इस शूज की कीमत 2999 है, तो क्या हम ऐसा करेंगे उसको 3000 रुपीज देकर 1 रुपया वापस लेंगे? नहीं, हमें इंसल्ट फील होगी, हम उसको बोलेंगे 3000 रुपये, कीप द चेंज, बाकी अपने पास रख लो, है ना भाई। ये उस शूज की एग्जैक्ट वैल्यू है और जो हम देकर आए हैं वो उस शूज की अप्रोक्स वैल्यू है। तो बच्चों, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, जो हम यूज करते हैं वो अप्रोक्स वैल्यू यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिकली हमारी डेली लाइफ में पाई का यूज होता है। वैसे पाई की कहानी इतनी बड़ी है कि अगर मैं 2 घंटे का लेक्चर पाई के बारे में दूं, पाई की रिसर्च के बारे में दूं, पाई आया कहां से, पाई बोला क्यों जाता है, तो समझ लेना कि पूरा 2 घंटे इसी में चला जाएगा। तो हम तो अपने टॉपिक पर हैं, हम तो सिर्फ सीटेट फर्स्ट पेपर को जानना चाहते हैं, हम कोई मैथ्स में रिसर्च थोड़ी करना चाहते हैं, इतना जानेंगे बस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको नंबर्स पढ़ा दिए हैं। अब नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते कितने हैं, ऐसे आते हैं 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। इस तरह का सवाल एग्जाम में आ जाता है। हमसे बोल दिया जाता है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। आप सब लोग कहते हो कि सर 4 अंकों की संख्याएं 1000 से शुरू होती है और 9999 तक खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने पूछा कितनी है, तो ये समझ लेना कि इस तरह का क्वेश्चन और भी बन सकता है। मैं ये भी बोल सकता हूं 239 से 1483 तक कितनी संख्याएं बनेंगी, कितनी संख्याएं बनेंगी। मैं और भी बोल सकता हूं
10 से 18 तक कितनी संख्याएं बनेंगी? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। आप क्या करेंगे? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बोलते हैं कि 10 से 18 तक। अच्छा जी, 18 माइनस 10 8 बनेंगे। भैया गलत हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया, गलत हो गया ये। फिर सही क्या है? अरे सही आप अपनी उंगलियों पर गिन लो भाई। मैंने बोला 10 से लेकर 18 तक, मुझे 10 भी कंसीडर करना है और मुझे 18 भी कंसीडर करना है। मुझे दोनों, बोथ एक्सट्रीम पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड, मुझे दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स की जरूरत है भाई। तो 10 को कंसीडर करेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9 बन गई। तो इसका मतलब ये होगा कि से तक जब दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट्स कंसीडर करने होते हैं तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट और प्लस 1 करना पड़ता है। तो कितनी संख्याएं बनेंगी? 9 बनेंगी। यहां कितनी बनेंगी? 1, 4, 8, 3 माइनस 2, 3, 9 और प्लस 1। माइनस कर लेते हैं। 13 में से 9 जाएगा 4 और 7 में से 3 जाएगा 4 और 14 में से 2 जाएगा 12 और प्लस 1। 1, 2, 4, 5। यहां देखते हैं कितनी बनेंगी? और प्लस 1। आंसर आ जाएगा 9000। क्लियर है? ये मैंने आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताया है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ये हमारा अगला टॉपिक होगा जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। स्थानीय मान और फेस वैल्यू का मतलब होगा अंकित मान। ये फेस वैल्यू हो गई, ठीक है। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग देखते रहिए नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको जो मैंने पढ़ाया वो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे और अदर टॉपिक भी पढ़ेंगे।